नमस्कार, मैं विवेक कुमार, इंस्ट्रक्टर गवर्नमेंट आईटीआई अलीगंज लखनऊ। आज मैं आप सभी को व्यवसाय ड्राफ्टमैन सिविल के द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में वर्णित टॉपिक स्टील स्ट्रक्चर यानी कि इस्पात संरचना के बारे में विस्तृत रूप से बताऊंगा। यह पूरा पाठ हम दो भाग में कवर करेंगे। पहले भाग में हम जानेंगे कि सेक्शंस कितने तरीके के होते हैं, उनका महत्व क्या है। फिर उसके बाद हम जानेंगे कनेक्शंस के बारे में। जब हम दूसरे भाग में आएंगे तो हम देखेंगे कि इंडस्ट्रियल शेड में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से हिस्से होते हैं, और फिर हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी देखेंगे माइल्ड स्टील का। तो आइए हम अपने पहले भाग के साथ शुरुआत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इस्पात संरचना क्या है, इसका परिचय क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। अगर मैं बहुत ही सरल भाषा में आपसे कहूँ इस्पात संरचना के बारे में, तो इस्पात से बने अवयवों को जोड़ करके अगर कोई संरचना का निर्माण किया जाता है तो उसको इस्पात संरचना कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका जो सबसे बड़ा उद्देश्य होता है इस्पात संरचना का, कि इनके अवयवों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि जो भी भार आए हमारे स्ट्रक्चर पे, जो जिस तरीके का भी भार लग रहा हो, मसलन अगर आपने इंडस्ट्रियल शेड बनाया है तो जो शेड के लिए आपने टिन इस्तेमाल किया है या एस्बेस्टस शीट इस्तेमाल की है, उसका भार सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर स्थानांतरित हो जाए। उसके बाद अगर आप किसी पहाड़ी क्षेत्र में निर्माण किए हैं तो वहाँ पर स्नो लोड जो आए वो भी स्थानांतरित हो जाए। तो इस तरीके के लोड को जो स्थानांतरित करने के लिए अवयवों का संयोजन जो हम करते हैं उसको इस्पात संरचना की श्रेणी में रखते हैं। हमारी भारत सरकार द्वारा जारी किया गया एक कोड है IS 800, इसे बनाया गया था 2007 में। ये IS कोड, इंडियन स्टैंडर्ड्स कोड, विस्तृत रूप से इस्पात संरचना के बारे में चर्चा करता है। यहीं पर एक हमारे पास SP 6 है, एक हैंडबुक है जो अलग अलग सेक्शंस के बारे में चर्चा करती है। सेक्शंस को भी हम अगले कड़ी में पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको इस्पात संरचना का अगर उदाहरण मैं देना चाहूँगा तो मैं आपको बता पाऊँगा कि जब आप ट्रेन से गुजर रहे होते हैं तो जो रेलवे ब्रिजेस होता है उसके किनारे किनारे आप ट्रसेस देखते होंगे कुछ इस तरीके से। इस तरीके के जो ट्रसेस होते हैं ये भी इस्पात संरचना की श्रेणी में आते हैं। कोई आपने बिल्डिंग देखी स्टील की बनी हुई जिसमें कॉलम स्टील का है, ब्रिजेस हो गया, टैंक, क्रेन, ट्रांसमिशन लाइन्स, टावर, ट्रांसमिशन लाइन जो हाई टेंशन वायर्स होते हैं उनको अपनी जगह पर स्थिर रखने के लिए जिन टावर्स का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। वो आपको स्पष्ट रूप से दिख जाएगा कि ये एक इस्पात संरचना का सटीक उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास स्टैंडर्ड सेक्शंस कैसे कौन कौन से मौजूद हैं। सेक्शंस की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझ लेना होगा कि जो इस्पात का निर्माण किया जाता है, इस्पात बेसिकली क्या है, कार्बन और आयरन का मिक्सचर है। इसका निर्माण फैक्ट्री या इंडस्ट्री में ही किया जाता है। तो जब ये हमारे इस्पात के अवयव बनाए जाते हैं तो उनका क्रॉस सेक्शन, यानी कि उसको अगर हम सीधे काट दें तो उसका अनुप्रस्थ काट हमें कैसा दिखता है, उसी को हम सेक्शंस कहते हैं। और हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड सेक्शंस हैं जिनके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। अब आपको जानने की आवश्यकता यह है कि इन सेक्शन को बनाया कैसे जाता है। जैसे एक बार ये आपके दिमाग में आ सकता है कि लोहे को पिघला करके हम सांचे में डाल दें और सांचे के आकार का वो हमारा सेक्शन बन जाए, लेकिन अमूमन ऐसा नहीं करते हैं। करते क्या है, हॉट रोलिंग के मदद से हम अपने सेक्शंस का निर्माण करते हैं। हॉट रोलिंग का मतलब क्या है, इस्पात का जो इंगेट होता है, मतलब जो हमारा बनाया हुआ सेक्शंस है, उससे पहले इंगेट एक होता है स्टील का, इस्पात का बना हुआ, उसको गर्म करते हैं, फिर रोलर, सीरीज ऑफ रोलर के बीच से उसको गुजारते हैं। और रोलर को जिस प्रकार अरेंज किया जाता है, जब वो इस्पात उस रोलर से बाहर आता है तो वो अपने आकार में आ जाता है हमारे सामने। यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ये जो अरेंजमेंट है 3-4 रोलर्स का, एक रोलर यहाँ पर, ये 4 रोलर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। जब इस रोलर से गुजरता है हमारा इस्पात तो आई सेक्शन, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आई सेक्शन बनाया जा रहा है। तो इसी तरीके से हर सेक्शन के लिए रोलर का अरेंजमेंट और उनका ओरिएंटेशन चेंज करते हैं और अलग अलग सेक्शन हमें मिलता रहता है। इन सभी स्टैंडर्ड सेक्शन के बारे में SP 6 पार्ट 1 में बहुत विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है। मसलन इनकी थिकनेस कितनी होगी, इनका विड्थ या वेब की विड्थ, फ्लेंज की विड्थ क्या होगी, इनका वेट कितना होगा, इनका CG सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी, रेडियस ऑफ जिरेशन क्या होगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करता है। ये स्टील का हैंडबुक है
SP6 पार्ट 1। तो यहाँ से बहुत सारी जानकारी जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम यहाँ से जानकारी इकट्ठा करते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शंस की। देखिए जो सबसे पहले सेक्शन अस्तित्व में आया वो इंडियन स्टैंडर्ड फ्लैट सेक्शन था। एक सिंपल सा फ्लैट, आप देख रहे होंगे ये इस्पात का बना हुआ एक ऐसा अवयव है, ये पीछे बड़ा सा हो सकता है, ये इस तरीके से हो सकता है। इसमें क्या है, आपको यहाँ पे थिकनेस दिख रही है, इसका टी है डेजिग्नेशन इसका, और ये विड्थ है। तो आपको इस टी थिकनेस के करस्पॉन्डिंग सापेक्ष अगर आपको जानना है कि इसका यूनिट वेट कितना होगा तो आपको SP6 पार्ट 1 में मिल जाएगा। फिर जो दूसरा सेक्शन हमारे पास सामने आता है वो दो फ्लैट्स को जोड़ करके बनाया गया सेक्शन था। मसलन अगर मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करूँ तो देखिए छोटा सा डायग्राम, यह एक हमारा फ्लैट सेक्शन था, यह एक दूसरा फ्लैट सेक्शन था। जब हमने इन दोनों को जोड़ दिया तो हमें एक नया सेक्शन मिला, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन। जो यहाँ पर डायग्राम आपको दिख रहा है ये अनइक्वल एंगल सेक्शन है, मतलब इसके दोनों लेग यानी कि ए और बी दोनों, ए इज नॉट इक्वल टू बी है, यहाँ पर ए बी के बराबर नहीं है। कई बार ऐसा होगा जो इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल सेक्शन होते हैं वहाँ ए इक्वल टू बी होता है, मतलब कि ये वाला जो लेग है वो दूसरे लेग के एग्जैक्टली बराबर होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो एंगल सेक्शन है वो दो तरीके के हो गए आपके पास, इक्वल एंगल सेक्शन और अनइक्वल एंगल सेक्शन। यहाँ पर जो चित्र आपको दिख रहा है ये अनइक्वल एंगल सेक्शन का चित्र दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे CG है, यहाँ पे CXX सेंटर ऑफ जिरेशन हम दोनों तरफ से पता कर सकते हैं। अगर ये स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन है तो SP6 पार्ट 1 में विस्तृत रूप से इसके बारे में जानकारी होगी। ये थिकनेस जो यहाँ पर टी होगी वही थिकनेस आपका यहाँ पर भी होना है। तो ये एक बेसिक जानकारी थी आपके एंगल सेक्शन के लिए। इसी तरीके से जब दो एंगल सेक्शन जोड़े गए तो हमें मिला चैनल सेक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड चैनल सेक्शन। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये C सेक्शन भी इसको कहीं कहीं कहते हैं, लेकिन आप इसको इंडियन स्टैंडर्ड चैनल सेक्शन की तरह ही जानिए। यहाँ पर देखिए इसको फ्लेंज बोलते हैं और ये हमारा है वेब, ये इसको हम वेब बोलते हैं, इसीलिए TW यानी कि थिकनेस ऑफ वेब, TF यानी कि थिकनेस ऑफ फ्लेंज। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये हमारे पास चैनल सेक्शन हुआ। जब दो चैनल सेक्शन को हम बैक टू बैक जोड़ देते हैं तो हमें इंडियन स्टैंडर्ड बीम सेक्शन मिलता है, जिसको हम जनरली आई सेक्शन भी कहते हैं। आप ये देख पा रहे हैं, देखिए चैनल सेक्शन दो कैसे जोड़ेंगे। ये आपको एक डायग्राम मिल गया, यहाँ पर एक चैनल सेक्शन है, दूसरा चैनल सेक्शन इधर की तरफ था। जब हमने इन दोनों को ऐड कर दिया तो हमें क्या मिल गया, इस तरीके का आई सेक्शन। हालांकि ये आई सेक्शन भी हॉट रोलिंग के माध्यम से फैक्ट्री में ही बनाया जाता है, मैं प्रक्रिया पे चर्चा कर रहा था। देखिए यहाँ पर भी इसको फ्लेंज बोलेंगे, इसे वेब बोलेंगे। यह बहुत ज़्यादा जो आई सेक्शन है इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बीम की तरह होता है, इसीलिए हम इसको इंडियन स्टैंडर्ड बीम सेक्शन बोलते हैं। इसमें भी कई सारी कैटेगरी हो जाती है, लाइट बीम, हैवी बीम, मीडियम बीम, ISMB, ISLB, ISHB। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको फिर से जो आपके पास SP6 पार्ट 1 है उसमें मिल जाती है। और कुछ मिसलेनियस सेक्शंस हैं जैसे हॉलो सेक्शंस, कोई रोल किया हुआ इस तरीके, जैसे राउंड सेक्शन है, हॉलो है, यहाँ पर स्क्वायर हॉलो सेक्शन है। और रोल्ड स्टील बार्स, सॉलिड बार्स, आप राउंड बार देख रहे हैं, यहाँ पर है सर्कुलर राउंड बार है जो पूरे तरीके से सॉलिड है, यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर सॉलिड बार है, ये इस तरीके से पीछे की तरफ होगा बड़ा सा, ठीक है। ये आप ऐसे ही सेक्शंस मैंने दिखाया है इसलिए ये आपको इस तरह दिख रहा है। तो हमने ये देखा कि मेन हमारे पास कितने सेक्शंस मौजूद होते हैं। और भी है, जैसे इंडियन स्टैंडर्ड टी सेक्शन भी आपके पास आता है। अगर टी सेक्शन का डायग्राम अगर मैं फटाक से आपको बताना चाहूँ तो ये इस तरीके से होता है टी सेक्शन। लेकिन प्रमुख हमारे पास फ्लैट, एंगल, चैनल और आई सेक्शन, ये चार हमारे पास प्रमुख सेक्शंस होते हैं। अब बात करते हैं सेक्शंस को जोड़ने की प्रक्रिया के बारे में। देखिए फैक्ट्री में जो भी सेक्शन बनते हैं उनकी लंबाई 39 फीट या 42 फीट, 42 फीट या 39 फीट ही होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके निर्माण में सिर्फ इतने ही लंबे अवयव की ज़रूरत हो। जब ऐसा नहीं होता है तो आपको क्या करना पड़ता है, उन्हें जोड़ना पड़ता है। उस जोड़ने की प्रक्रिया को कनेक्शन बोलते हैं। और जब हम इस्पात संरचना की बात करते हैं तो हमारे पास मुख्यतः 3 कनेक्शंस मौजूद होते हैं। मसलन अगर मैं पहले कनेक्शन की बात करूं तो रिविट सेक्शन, रिविटेड कनेक्शन, दूसरा है बोल्टेड कनेक्शन और तीसरा वेल्डेड कनेक्शन। अब बारी बारी से हम इसके बारे में पढ़ेंगे।
सबसे पहले हम बात करते हैं रिविटेड सेक्शन की। रिविटेड सेक्शन में क्या करते हैं हम, रिविट के माध्यम से अगर हम अवयवों को जोड़ रहे होते हैं तो उसको हम रिविटेड कनेक्शन बोलते हैं। रिविट कैसा दिखता है, आपको ये दिख रहा है, इसको रिविट बोलते हैं। ये हेड है, यह एक तरफ हेड है, इसको शैंक बोलते हैं, शैंक बोलते हैं। अब देखिए ये एक तरफ से हेड नहीं है, सिर्फ एक तरफ है, बट जब ये फाइनली आप इसको रिविटिंग कर रहे होंगे तो आपको दूसरे तरफ भी हेड बनाने की आवश्यकता पड़ती है। अभी जब हम आगे रिविटिंग के प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे तो विस्तृत रूप से इस पर भी चर्चा कर लेंगे, लेकिन आपको समझ लेना है कि यह रिविट है और इसके हेड के कई तरीके के सेक्शंस होते हैं, उस पर आप अपने बुक में देख सकते हैं। जब हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ रिविटिंग की तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि रिविटिंग कैसे करते हैं। बहुत ही सरल है। जैसे मान लिया कि ये दो अवयव है जिन्हें हमें आपस में जोड़ना है, ठीक है। अगर हमने लैप जॉइंट या बट जॉइंट, अभी हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। सपोज किया कि हमें इन दोनों सेक्शंस को एक दूसरे के साथ जोड़ना है, तो हमें क्या करने की आवश्यकता होती है, सबसे पहले मार्क करके दोनों सेक्शंस के बीच में होल ड्रिल करते हैं और उसका डायमीटर कितना होता है, रिविट के डायमीटर से ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा होता है। तो वो जब हम होल एक बार ड्रिल कर लेते हैं, उसमें रिविट को इंसर्ट कर देते हैं, फिर दूसरी तरफ से हम उसमें जैक की मदद से, हैमर की मदद से या रिवेटर की मदद से हम वहाँ पर भी हेड का फॉर्मेशन कर देते हैं, हेड बना देते हैं। अब आप देखिए इस चित्र में आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि जैसे इन दो सेक्शंस को जोड़ना था हमें, ये दो सेक्शन थे हमारे, फ्लैट सेक्शन है, इन दोनों को आपस में जोड़ना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सबसे पहले यहाँ पर इसमें ड्रिलिंग कर दी। इसमें जब हमने होल ड्रिल कर दिया तो फिर इसमें अब आसानी से ये जो रिविट है इसको हम इंसर्ट कर सकते हैं बिना किसी दबाव के, ये आसानी से इसके बीच में चला जाता है। अब जब एक बारी आप इसको बना लिए, देखिए जो रिविट के शैंक का लेंथ होता है वो इसके डेप्थ से ज़्यादा होता है, मतलब जो कंबाइंड थिकनेस होती है दोनों ही प्लेट्स की उससे ज़्यादा होता है। जब ये इसमें वापस आ गया तो ये कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ निकला होगा, रिविटर की मदद से हम फिर से यहाँ पर हेड बना देते हैं। आप देखिए ये नीचे वाले में दोनों तरफ से आपको हेड मिल रहा है। तो यह एक फ्लेक्सिबल कनेक्शन होता है, बहुत ही कारगर है। इसको ऐसी जगह पर रिविटेड कनेक्शन बनाते हैं जहाँ पर वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा हो। मसलन जब आप रेलवे से गुजर रहे होंगे, ट्रेन से गुजर रहे होंगे और रेलवे ब्रिज के पास जाएंगे तो उसमें जो ट्रसेस होंगे जब आप उन पर फोकस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनमें जो मेंबर्स हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए रिविट का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि ट्रेन की मूवमेंट की वजह से वाइब्रेशंस आता है। अगर हमने वहाँ पे परमानेंट या रिजिड कनेक्शंस बनाए तो वो उनके टूटने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो आपने ये रिविटिंग की प्रक्रिया देखी। अब रिविट के जो जॉइंट्स होते हैं वो दो तरीके के हैं, लैप जॉइंट और बट जॉइंट। आगे कुछ चित्र के माध्यम से हम इनको समझने का प्रयास करेंगे। देखें, अगर मैं लैप जॉइंट की बात करूं तो लैप जॉइंट में सीधे जैसे ये मेरे दोनों पाम को, दोनों हाथ को आप समझ सकते हैं कि ये दो अलग अलग मेंबर्स हैं। मैंने इस मेंबर पे दूसरे मेंबर को इस तरीके से ऊपर रखा या इसके ऊपर इस तरीके से रखा, यहाँ पे रिविटिंग कर दी और हमारा कनेक्शन बन गया। उस कनेक्शन को हम बोलते हैं लैप जॉइंट। आप इस डायग्राम में देखिए ये जो मेंबर है इसको दूसरे मेंबर के ऊपर रखा गया है और फिर रिविटिंग के मदद से हम इसको कनेक्ट कर दिए हैं। आपको यहाँ पर दिख रहा है। इस तरीके से जब हम एक मेंबर को दूसरे के ठीक ऊपर रख करके कनेक्शन बनाते हैं तो उसको हम लैप जॉइंट की श्रेणी में रखते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बट जॉइंट। बट जॉइंट में क्या करते हैं, हम दोनों मेंबर को एक दूसरे के सामने सामने रखते हैं, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा मेन मेंबर है, एक मेंबर यहाँ तक है, दूसरा मेंबर यहाँ पर है, ये बीच में स्पेस है, ये जो है आपका ये स्पेस दिख रहा है, मतलब जगह दिख रही है। ये अब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे कैसे, तो इनके लिए कवर प्लेट की आवश्यकता हमें पड़ती है। यह जो आप देख रहे हैं ये कवर प्लेट है। इस कवर प्लेट को हमने पहले दोनों मेंबर्स को एक दूसरे के आमने सामने रखा और फिर कवर प्लेट को हमने उसके ऊपर रखा, ड्रिलिंग करी और दोनों तरफ से रिवेटिंग हमने कर दी। अब आपको समझने की आवश्यकता है, लैप जॉइंट में आप सिंगल लाइन रिवेटिंग कर सकते हैं, बट जब आप बट जॉइंट कर रहे होंगे तो आपको दो लाइन रिवेटिंग की मस्ट है, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो आपको दिख रहा है कि ये दोनों तरफ से रिवेटिंग करके हमने इन दोनों अवयवों को जोड़ दिया है। ये था
सिंगल कवर बट जॉइंट। क्यों? क्योंकि हमने कवर प्लेट एक ही इस्तेमाल करी थी। इसमें एक एक्सेंट्रिसिटी की प्रॉब्लम आती है, मतलब जब आप इस पे तनाव देंगे, ये बल जब आप लगाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से बेंड होने का प्रयास करेगा। इसको ख़त्म करने के लिए, इसको अवॉइड करने के लिए हमने एक नया तरीका अपनाया है जिसको हम बोलते हैं डबल कवर बट जॉइंट। डबल कवर बट जॉइंट में हम क्या करते हैं, दो कवर प्लेट्स को लगाते हैं अपने मेंबर्स को जोड़ने के लिए। देखिए प्रक्रिया बिल्कुल सिमिलर है। मेन मेंबर हमारे ये दोनों हैं, यह कवर प्लेट है। कवर प्लेट ऊपर और नीचे दोनों तरफ लगाते हैं और फिर उसके बाद हम रिवेटिंग कर देते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को अगर आप देखेंगे होलसेल, तो रिवेटिंग करना भी आसान है। और एक चीज़ आपको यहाँ समझने की आवश्यकता और है, जब रिविट का डायमीटर ज़्यादा होता है तो हम मॉल्टेन मतलब पिघला हुआ माइल्ड स्टील को होल के अंदर डालते हैं और नीचे फॉर्म लगा करके दोनों तरफ हेड बना देते हैं। तब वहाँ पे कोल्ड रिविटिंग हम नहीं करते हैं, तब वहाँ पे हमें हॉट रिविटिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये कब होता है, जब रिविट के डायमीटर की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़े, मतलब जब डिज़ाइन की प्रक्रिया से आपको सुझाया जाए कि रिविट के डायमीटर को ज़्यादा रखना है, तब आपको मॉल्टेन या हॉट रिविटिंग करने की आवश्यकता पड़ती है। इस तरीके से आपने देखा कि रिवेटेड कनेक्शन। अब बोल्टेड कनेक्शन क्या होता है? बोल्टेड कनेक्शन और भी सरल है बनाना रिविट से। इसमें प्रक्रिया बिल्कुल सिमिलर होती है। मेंबर्स पे मार्क लगाते हैं, उसमें ड्रिलिंग करते हैं, होल बनाते हैं और फिर उसके बाद उसमें हम बोल्ट को इंसर्ट करके नट को टाइट कर देते हैं रेंच या स्पैनर से। अब ये प्रक्रिया बहुत ही सरल है। इसमें अलग अलग तरीके के बोल्ट और नट हमारे पास इस्तेमाल होते हैं। कुछ चित्र के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए ये जो हेड है बोल्ट का, ये यहाँ पे हेक्सागनल है और इस तरीके से हेक्सागनल सॉकेट बोल्ट, मतलब इसके बीच में आपको कुछ सॉकेट्स की तरह बने होंगे जिसमें आप स्क्रू ड्राइवर या कुछ इस तरीके के अरेंजमेंट के साथ आप उसको टाइट या लूज कर सकते हैं। उसके बाद स्क्वायर हेड बोल्ट, मतलब ये जो हेड है बोल्ट का ये स्क्वायर शेप में हो तो उसको स्क्वायर हेड बोल्ट बोल देंगे। अगर आपका सिलेंड्रिकल स्क्रू है, मतलब ये क्या है, इस पे बिल्कुल भी वो नहीं बना हुआ है, मतलब आप रेंच यहाँ पे नहीं इस्तेमाल, स्पैनर नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे, यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको टाइट कर पाएंगे। अगर हम नट की बात करें तो विंग नट हाथ से टाइट करने के उद्देश्य से बनाया जाता है या इसमें टाइटनेस कम आती है। उसके बाद आपको स्क्वायर नट मिल जाता है, हेक्सागनल और क्राउन नट। ये अलग अलग डायग्राम्स है, अलग अलग तरीके हैं नट के। आप आपके आवश्यकता के अनुसार आप उनका चुनाव करते हैं। प्रक्रिया बिल्कुल सेम है। सबसे पहले हम होल ड्रिल करते हैं, उसके बाद उसमें बोल्ट को इंसर्ट करते हैं, फिर स्पैनर या रेंच की मदद से उसको टाइट कर देते हैं। अगला कनेक्शन आता है वेल्डेड कनेक्शन। यह परमानेंट कनेक्शन है, रिजिड कनेक्शन है। एक बार ही अगर आपने वेल्डिंग कर दी तो वो एक परमानेंट मेंबर की तरह काम करेगा, इसलिए इसको ऐसी जगह पर नहीं इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे वाइब्रेशंस यानी कंपन की संभावना ज़्यादा हो। मसलन आप किसी भी रोड या रेल के ब्रिजेस में इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल करने से बचते हैं। इसमें करते क्या हैं, देखिए मेंबर्स को नज़दीक रखते हैं और हाई टेम्परेचर के साथ उन मेंबर्स को पिघला देते हैं एक इलेक्ट्रोड की मदद से। और जब ये मेंबर पिघल जाता है तो वो एक दूसरे के जो एजेस है वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पर आप अलग अलग तरीके के वेल्ड देख रहे हैं। ग्रूव वेल्ड में क्या किया हमने, दो अलग अलग मेंबर्स को चिपका के रखा और इस लाइन पे हमने वेल्डिंग कर दी। मतलब अपने इलेक्ट्रोड को जब हम मूव कराए तो वो क्या किया, दोनों तरफ से मेटल को पिघला करके एक दूसरे में फ्यूज़ कर दिया। तो इस तरीके से हमने जोड़ दिया। प्लग वेल्ड में हम क्या करते हैं, इन दोनों मेंबर्स को एक दूसरे के ऊपर रखा, ऊपर वाले मेंबर में हमने होल ड्रिल किया और उसमें वेल्डिंग कर दी। इसको प्लग वेल्ड बोलते हैं। स्लॉट वेल्ड में हमने इसके एक एज को इस तरीके से कट कर दिया, फिर यहाँ पर वेल्डिंग कर दी, तो ये हमारा स्लॉट वेल्ड की श्रेणी में आ गया। फिलेट वेल्ड में आप देख रहे हैं यहाँ पे आमने सामने रखा था, यहाँ पर हमने दो अलग अलग डायरेक्शंस में रखा ताकि हम कॉर्नर को वेल्ड कर सकें। तो इस तरीके के वेल्डिंग प्रक्रिया को हम फिलेट वेल्ड कहते हैं। यहाँ पर फिर जब हम देखेंगे आगे आगे तो हमें दो तरीके के वेल्डिंग कनेक्शंस मिलते हैं। पहला है बट जॉइंट, जिसे हम ग्रूव जॉइंट भी बोलते हैं। दूसरा लैप जॉइंट है। कुछ चित्र के माध्यम से हम इसको पुनः समझने का प्रयास करेंगे। जब आप बात करते हैं बट वेल्ड में तो दोनों मेंबर को आमने सामने रखते हैं और फिर उसमें वेल्डिंग कर देते हैं, अपना इलेक्ट्रोड मूव कराते हैं। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्ड हो या फिर इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्ड हो, जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब क्या है कि आप इस चित्र में देखिए क्लियरली विजिबल है,
एक मेंबर ये है, दूसरा मेंबर ये है। इसमें हम बीच में ये अगर हम इसको 3D में बनाना चाहें तो कुछ इस तरीके से ये पीछे की तरफ चला जाएगा, ये लाइन आपको इस तरीके से दिखेगी। ये जो पूरा एरिया होगा ये वेल्डेड एरिया होगा। अगर आपने ऑक्सीएसिटिलीन किया या फिर मैं इलेक्ट्रोड की बात कर रहा था तो मैं इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग की बात कर लूँ, आपने इलेक्ट्रिकल आर्क को इस लाइन पे मूव कराया तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये मेटल फ्यूज़ होकर के जुड़ गया है। मेटल कहाँ रखा हुआ है, जो मेंबर्स है वो एक दूसरे के अगल बगल रखे हुए हैं और एक सीधी लाइन में जब आपने वेल्डिंग कर दी तो इस प्रक्रिया को आप बोलते हैं बट वेल्ड या ग्रूव जॉइंट। अगला बात करते हैं लैप जॉइंट की। लैप जॉइंट के बारे में मैं पहले भी बात कर रहा था कि जब रिवेटिंग आप करते थे तो वहाँ पे ड्रिलिंग करते थे, यहाँ ड्रिलिंग की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। देखिए आप क्या करते हैं, एक मेंबर को जैसे इस पर अगर टेंसाइल फोर्स लगा हुआ है तो हम इस पर लोड को भी दिखा दें। आपका एक मेंबर यहाँ पर है, दूसरा मेंबर ये है, दोनों मेंबर को आपने एक दूसरे के ऊपर रख दिया, दोनों अवयवों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया और कॉर्नर्स पे वेल्डिंग कर दी। इसको और क्लियर दिखाने के लिए मैं 3D में अगर बनाऊं तो कुछ इस तरीके से बनेगा। एक ये ऊपर वाला मेंबर इस तरीके से होगा और नीचे वाला भी मेंबर इस तरीके से जाएगा। लेकिन आपको समझना होगा कि जो वेल्डिंग है ये थ्रू आउट इस तरीके से पीछे इसके होती रहेगी। इस तरीके के जॉइंट को हम बोलते हैं लैप जॉइंट या फिलेट जॉइंट। एक बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि आप दोनों तरफ वेल्डिंग कर सकते हैं, आपको यहाँ पर भी करने वेल्डिंग करने का मौका मिलता है और यहाँ पर। इससे जॉइंट को आप और भी ज़्यादा मजबूत बना पाते हैं। इसलिए अगर कोई बहुत ज़्यादा हैवी लोड को ट्रांसमिट करना होता है, ट्रांसफ़र करना होता है, या तो हम कवर प्लेट की मदद से वेल्डिंग करते हैं या फिर हम लैप जॉइंट को प्रेफर करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस पूरे पाठ में हमने क्या देखा। सबसे पहले हमने ये जाना कि स्टील या जो हमारा इस्पात का मेंबर है, संरचना है, वो उसकी महत्ता क्या है। अगर मैं दोबारा से आपको कहना चाहूँ तो स्टील का मेंबर हमें बहुत हैवी लोड को कम सेक्शंस में, मतलब कम एरिया के क्रॉस सेक्शन के मदद से पृथ्वी पर स्थानांतरित करने में हमारी हेल्प करता है। मैं समराइज़ कर दूं, अगर हम स्टील की बजाय अगर किसी और मटेरियल का चुनाव करेंगे तो जो पर स्क्वायर एरिया में जो वो लोड सह सकता है वो कोई और मटेरियल नहीं सह सकता। इसलिए जो इजीली अवेलेबल मटेरियल है, इसलिए हम इस स्टील के माध्यम से कम एरिया के क्रॉस सेक्शन के मेंबर की मदद से बहुत ज़्यादा हैवी लोड को भी ट्रांसमिट अपने पृथ्वी पर कर पाने में सक्षम होते हैं। तो स्टील स्ट्रक्चर्स, इसलिए जो हाई राइज बिल्डिंग है, जो बहुमंजिला इमारतें हैं, आपको दिखता होगा कि उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टील का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इसीलिए किया जाता है क्योंकि अगर जितना उस पर बिल्डिंग पे, उस भवन पे आने वाला लोड है, अगर उसके सापेक्ष अगर आप उसके कॉलम का डिज़ाइन करेंगे, कंक्रीट के कॉलम का डिज़ाइन करेंगे, तो उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत ही ज़्यादा आ जाएगा और स्पेस की कीमत है। तो इस वजह से हम स्टील स्ट्रक्चर्स का निर्माण करते हैं। ट्रांसमिशन टावर्स आप देखते हैं, उनका निर्माण हम स्टील के अवयवों के माध्यम से करते हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि वो स्पीडी कंस्ट्रक्शंस होता है, बहुत तेज़ी से काम होता है। दूसरा फ़ायदा ये है कि उन्हें हम जहाँ चाहें, फैक्ट्री में चाहें वहाँ बना करके उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। दो कोड बहुत ही महत्वपूर्ण आते हैं जब हम स्टील की बात करते हैं। पहला हमारे पास IS 800, ये 2000 में बनाया गया था। मैं आप सभी से आग्रह करूँगा कि ये आप इसको ऑनलाइन डाउनलोड करके एक बार ज़रूर देखें। जो IS 800 है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत। IS 800 को भी एक बार डाउनलोड करके आप अपने फ़ोन में, अपने कंप्यूटर पे देखिए। उसके बाद आपके पास SP 6 पार्ट 1 यानी कि एक स्टील की हैंडबुक है, उसमें आप अलग अलग सेक्शंस के बारे में विस्तृत जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। हमने देखा जो हमारे पास स्टैंडर्ड सेक्शंस है, वो सबसे पहले तो आपको समझने की ज़रूरत है कि हॉट रोलिंग प्रोसेस से बनाए जाते हैं। उनको मेल्ट करके किसी फॉर्म में यानी कि सांचे में ढाला नहीं जाता है, उनको रोलिंग के माध्यम से ही बनाया जाना सही होता है। तो रोलिंग के माध्यम से, हॉट रोलिंग के माध्यम से जो सबसे पहला सेक्शन हमने पढ़ा इंडियन स्टैंडर्ड फ्लैट सेक्शन था, या जिसको प्लेट भी हम बोलते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन। एंगल सेक्शन दो तरीके का था, हमारे पास इक्वल एंगल सेक्शन था और अनइक्वल एंगल सेक्शन था। जब हमने दो एंगल सेक्शन को एक दूसरे से जोड़ दिया था तो हमें मिला था इंडियन स्टैंडर्ड चैनल सेक्शन। चैनल सेक्शन के बाद हमने देखा था बीम सेक्शन। बीम सेक्शन यानी कि आई सेक्शन,
अगर आप मैं उसको फिर से आपको रिकॉल कराना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन होता है, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये कई बारी जो हाई राइज बिल्डिंग है उनके कॉलम्स में भी इस्तेमाल होता है कुछ बिल्टअप्स के साथ। बिल्टअप का मतलब क्या है, इसके एजेस पे अगर हमने कोई एजेस पे या डिज़ाइन के अनुरूप जो भी हमें आवश्यकता हो उस तरीके से अगर हमने मेटल को और ऐड कर दिया तो उसको बिल्टअप सेक्शन बोलते हैं। तो जो हाई राइज बिल्डिंग के कॉलम्स होते हैं उनमें इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ही किया जाता है। फिर आपने आई सेक्शन के बारे में पढ़ते हुए ये जाना कि इंडियन स्टैंडर्ड बीम सेक्शन लाइट बीम सेक्शन होता है, मीडियम बीम सेक्शन होता है, हैवी बीम सेक्शन होता है। हैवी बीम सेक्शंस बहुत ज़्यादा लोड को ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अमूमन जो पुराने घर बनते थे उसमें आपने इनको बीम की तरह इस्तेमाल होते हुए अवश्य देखा होगा। इसके बाद हमने देखा कि कनेक्शंस हमारे पास कितने तरीके के थे, तो मुख्यतः 3 तरह के कनेक्शन हमने देखा। एक और कनेक्शन के बारे में अगर मैं शॉर्ट में आपको बता दूं तो एक पिन कनेक्शन होता है। पिन कनेक्शन में क्या होता है, 2 मेंबर्स के बीच में ड्रिलिंग कर दी जाती है और एक पिन इंसर्ट कर दिया जाता है। वो पिन क्या करता है, वो जॉइंट को मूव करने में मदद करता है। जैसे आपने देखा होगा ट्रैक्टर के साथ जब ट्रॉली को जोड़ते हैं तो वहाँ पर एक पिन इंसर्ट करते हैं, उसको हम पिन कनेक्शन बोलते हैं। बट वो हमारे जो सिविल निर्माण संरचना है उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे सिविल निर्माण संरचना के लिए 3 तरीके के ही जॉइंट्स महत्वपूर्ण है, जिसमें पहला है रिवेटेड कनेक्शन, जिसमें रिवेट से हम अवयवों को जोड़ते हैं। उसमें सबसे पहले ड्रिलिंग करते हैं, फिर अगर हमें कोल्ड रिवेटिंग करनी है तो रिवेट को इंसर्ट करते हैं। दूसरी तरफ से हैमर या जैक की मदद से या रिवेटर की मदद से हेड फॉर्म करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास बोल्टेड कनेक्शन था। बोल्टेड कनेक्शन बिल्कुल सिमिलर है रिवेटेड कनेक्शन की तरह, बस अंतर ये है कि रिवेट की जगह पर हम बोल्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिसको दूसरी तरफ हेड बनाने की बजाय हम नट से टाइट कर देते हैं स्पैनर या रेंच की मदद से। उसके बाद जो आखिरी हमने पढ़ा अपना कनेक्शन वो था वेल्डेड कनेक्शन। वेल्डेड कनेक्शन में हम सीधे सीधे मेटल को एक दूसरे के करीब रखते हैं, समीप रखते हैं और वहाँ पर टेम्परेचर हम राइज करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। वो तरीका आपका इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग हो सकता है, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग हो सकता है। ये पूरा पाठ आपके सामने रखने के लिए मैंने रेफरेंस के तौर पे निमी के द्वारा बनाई गई ई बुक्स का इस्तेमाल किया है और दुग्गल साहब की लिखी हुई किताब डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का रेफरेंस लिया है। इसके साथ ही मैंने SP6 पार्ट 1 और IS 800 का भी रेफरेंस लिया है। मैं ये समझता हूँ कि आज का पाठ आप सभी के लिए लाभप्रद साबित होगा। धन्यवाद।